हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव। और क्या आपने आयरन मैन मूवी देखी है? उसमें का आपको जार्विस एआई याद है क्या? अगर याद है सो दैट इज नो मोर अ फिक्शनल कॉन्सेप्ट बट अ रियलिटी। यस, रिसेंटली साइंटिस्टों ने इस इम्पॉसिबल लगने वाली चीज को पॉसिबल करके दिखा दिया है बाय यूजिंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जैसे आपको पता होगा, अगर आप एक क्वांटम फिजिक्स के फैन हो, आपको डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट नहीं मालूम तो ऐसा होना नहीं चाहिए, बिकॉज ये फंडामेंटल एक्सपेरिमेंट है जो क्वांटम दुनिया की वियर्डनेस को एक्सप्लेन करता है। सो अब तक जितने भी डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं ना, वो जैसे आपको मालूम है स्पेस डिमेंशन में किए गए। सो टिपिकल डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक लाइट बीम को दो स्लिट से पास करके पैटर्न ऑब्जर्व किया जाता है पीछे स्लाइड पर। बट इस बार डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया स्पेस डिमेंशन में नहीं बल्कि टाइम डिमेंशन में। और इससे जो रिजल्ट्स मिले हैं, एंड आई एम नॉट इवन किडिंग, वो ये सिग्निफाई करते हैं कि फ्यूचर में ऐसे कंप्यूटर्स बनाए जा सकते हैं जो लिटरली ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करेंगे। अब ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा दावा है, क्योंकि आज के टाइम पे क्वांटम कंप्यूटर्स के लिए भी ये कर पाना उनके भी दायरे के बाहर है ये। सो अब उन्होंने ये कैसे किया उसे समझना थोड़ा सा मुश्किल है, बट आसान भाषा में आप लोग समझ जाओगे, बिकॉज आप लोग जीनियस लोग हो। सो शुरू करते हैं। सो एक काम करते हैं, सीधा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बेसिक से ही शुरू करते हैं। अब मुझे जरा ये बताओ कि इस पॉइंट पर ये कॉइन हेड है या टेल? वेल, हम ये नहीं बता सकते जब तक वो कॉइन जमीन पर या किसी के हाथ में गिरकर एक फिक्स्ड पोजीशन ना ले ले, राइट? अब काइंड ऑफ लाइट और इलेक्ट्रॉन्स और काफी सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी ऐसी ही पहेली है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल लाइट जब भी ट्रैवल करती है वो किसी वेव की तरह बिहेव करती है, जिसका कोई फिक्स स्टेट या शेप, पोजीशन या मोमेंटम नहीं होता। बिल्कुल हवे में उछाले किसी कॉइन की तरह। पर जैसे ही इसे डिटेक्टर की मदद से ऑब्जर्व किया जाता है, ये पार्टिकल की तरह एक फिक्स्ड स्टेट ले लेती है, बिल्कुल कॉइन के इस फिक्स्ड फेस की तरह। और ये मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूं बिकॉज आज के तारीख में साइंटिफिक कम्युनिटी अच्छे से जानती है कि लाइट का डुअल नेचर होता है, यानी कि पार्टिकल और वेव दोनों की तरह लाइट बिहेव करती है। लेकिन 17वीं सेंचुरी में न्यूटन ऐसा नहीं मानते थे। उनके अनुसार लाइट का सिर्फ एक ही फॉर्म होता है, पार्टिकल, यानी कि पर्टिकुलर फॉर्म, और इस फॉर्म को उन्होंने नाम दिया था कॉर्पसल्स। और वो अपने कॉर्पसल्स थियरी ऑफ लाइट दुनिया के सामने पेश किए थे, जो थियरी वैसे तो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि थियरी के हिसाब से जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट गिरती है तब वो कॉर्पसल्स को एमिट करते हैं, जो हमारे रेटिना पर गिरकर उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाते हैं। पर इस थियरी में मेजर फ्लॉज थे। फॉर एग्जांपल, ये थियरी रिफ्रैक्शन जैसे एक बेसिक कॉन्सेप्ट को भी गलत तरीके से एक्सप्लेन करती थी। उनकी थियरी के अकॉर्डिंग कॉर्पसल्स डेंसर मीडियम में फास्ट ट्रैवल करते हैं, और ऐसा इसीलिए क्योंकि डेंसर मीडियम में पार्टिकल ज्यादा होने की वजह से कॉर्पसल्स पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगता है, जिससे उसकी स्पीड बढ़ जाती है। अब जैसे कि आप देख सकते हो, ये उससे एकदम एग्जैक्टली ऑपोजिट है जो हमने रिफ्रैक्शन के बारे में स्कूल में सीखा है। और यही वजह भी थी कि उस वक्त के डच फिजिसिस्ट और एस्ट्रोनॉमर क्रिस्टियन हुइगेंस ने इस पर अपनी एक काउंटर थियरी दी कि लाइट एक वेव है। उनका यह मानना था जैसे किसी नदी की तेज बहती वाटर करंट्स किसी डैम या ऑब्स्टिकल की वजह से स्लो हो जाती है, बिल्कुल उसी तरह लाइट भी एक वेव है, और वो डेंसर मीडियम में डेंस ऑब्स्टिकल्स होने की वजह से स्लो हो जाती है। अब यहां पर आप ये देख सकते हो कि हुइगेंस की थियरी न्यूटन की थियरी से ज्यादा एक्यूरेटली रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर रही थी। पर द अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी के अनुसार, क्योंकि न्यूटन उस वक्त द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स माने जाते थे, और इसीलिए साइंटिस्ट कम्युनिटी ने हुइगेंस की थियरी को खारिज कर दिया, और न्यूटन जिनकी थियरी गलत थी उसे बढ़ावा दे दिया, उस एक्सप्लेनेशन को और फिर क्या था, वक्त के साथ साथ लाइट वेव है ये धारणा पिछड़ गई। पर जैसे वो कहावत है ना, सच को चमकने से कोई नहीं रोक सकता, न्यूटन की कॉर्पसल थियरी भी ज्यादा देर तक नहीं चल पाई। साल 1981 में न्यूटन के एडमायरर एक ब्रिटिश पॉलीमैथ थॉमस यंग ने अपने आइडल के बजाय अपने साइंटिफिक इंस्टिंक्ट को चुनते हुए हुइगेंस का साथ दिया यहां पर, ऑल बिकॉज उनकी लाइट को लेकर जो धारणा थी वो हुइगेंस की धारणा से ज्यादा मेल खाती थी। और ऐसा इसीलिए था क्योंकि उन्होंने ये नोटिस किया था कि जब भी कोई पतली चीज, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से पेन, अगर हम लाइट के अगेंस्ट पकड़ते हैं तो लाइट बिल्कुल किसी साउंड वेव की तरह उसके इर्द गिर्द स्प्लिट होकर वापस से अंदर की तरफ आ जाती है, और इसी की वजह से वो पेन जो है वो हमें उसके ओरिजिनल थिकनेस से ज्यादा पतला दिखाई देता है। या फिर हम कह सकते हैं कि उसके बॉर्डर्स थोड़े से ब्लर दिखाई देते हैं, यानी कि क्लियरली लाइट भी डिफ्रैक्शन यानी सिंपली स्प्लिटिंग दिखा रही है। पर सिर्फ डिफ्रैक्शन फिनोमिनन का सिमिलर होना उस वक्त काफी नहीं था, क्योंकि एज वी ऑल नो वाटर वेव्स भी किसी पत्थर के अराउंड स्प्लिट होकर वापस मिल जाती है। और इसके पहले हुइगेंस ने जब लाइट को वाटर वेव से कंपेयर किया था, उनकी थियरी को ही रिजेक्ट कर दिया गया था। सो अब यंग अगर इसी बेसिस पर अपनी थियरी को पब्लिश करते तो ऐसा होता कि हुइगेंस ने जो बात बोली है, यंग वही सेम चीज दोहरा रहे हैं, बस सिर्फ एक अलग एग्जाम्पल, एक अलग एनालॉजी के साथ।
और इसीलिए उन्होंने लाइट और साउंड वेव्स की एक सिमिलैरिटी सामने रखी, जो उन्होंने एक सिंपल से डेमोन्स्ट्रेशन के साथ सामने रखा, जो मैं अभी आपको लाइव करके दिखाऊंगा। सो इसके लिए आपको अपने ईयरफोन्स लगाने होंगे। सो लगा लो। ओके, लगा लिया। अभी बस मैं आपको जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं उसे सिर्फ आपको फॉलो करना है। सो आर यू गाइस रेडी? सबसे पहले सिर्फ लेफ्ट ईयरफोन लगाओ और ये साउंड सुनो। डन। अभी सिर्फ राइट ईयरफोन लगाओ और ये साउंड सुनो। सुना? अब जैसे कि आपने सुना होगा, मैंने जो दोनों साउंड्स आपको सुनाए वो कंटीन्यूअस है, यानी उसमें कोई बीप सुनाई नहीं दे रहा है। पर अब जरा दोनों ईयरफोन्स एक साथ लगाओ और उन्हीं कंटीन्यूअस साउंड्स को फिर से सुनो। अब क्या आपको बीपिंग सुनाई दे रहा है? माइंड यू, मैंने साउंड के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की है, चाहिए तो वापस से सुन लो। ये वही दो साउंड्स है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? लेट मी एक्सप्लेन। देखो, बीप्स बेसिकली ना दो साउंड वेव्स से बनती है, जिनकी फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से थोड़ी कम या ज्यादा होती है। मैंने सेम यहीं पे किया। मैंने आपके ईयरफोन्स में एक कान में 500 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी भेजी और दूसरे कान में 503 हर्ट्ज की। इससे हुआ ये कि जब साउंड वेव के पीक या क्रेस्ट ओवरलैप हुए तो दोनों के ऐड होने से एक एनलार्ज्ड पीक और क्रेस्ट बनी, जिसका रिजल्ट लाउड साउंड बीप था। पर वहीं पर जब एक क्रेस्ट पीक या पीक क्रेस्ट ओवरलैप हुआ तो दोनों ने एक दूसरे को कैंसल आउट कर दिया, जिसका रिजल्ट नो साउंड के रूप में आया। और इसी वजह से आपको ऑल्टरनेटिंग हाई लो बीप सुनाई दी। अब लाइट तो सुनाई दे नहीं सकता, और इसीलिए ऐसा ही सिमिलर डेमोन्स्ट्रेशन उन्होंने लाइट के साथ किया, जिसे आज हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। बेसिकली उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक मेटल प्लेट पर दो छोटी स्लिट्स बनाई और इस स्लिट के सामने एक लाइट सोर्स रखा। जब लाइट इस स्लिट से पास हुई तो स्क्रीन पर ऐसा ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज पैटर्न बना, जस्ट लाइक हाई लो बीप्स ऑफ द साउंड। इन शॉर्ट, अगर आप दोनों एक्सपेरिमेंट को कंपेयर करोगे, पहला और दूसरा, तो इस एक्सपेरिमेंट ने यह प्रूव कर दिया कि लाइट साउंड वेव की ही तरह वेव पैटर्न्स दिखाती है, ना कि पानी की तरह। लेकिन न्यूटन जिस एलीट यूरोपियन साइंटिफिक क्लब द रॉयल सोसाइटी का हिस्सा थे, उस क्लब ने अपने मेंबर का साथ देते हुए यंग के एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस को पूरी तरीके से खारिज कर दिया, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरीके से हुइजेंस के साथ किया गया था। और यही वजह थी, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, कि थॉमस यंग ने फिजिक्स से ही अपने हाथ पीछे खींच लिए और फील्ड ही छोड़ दिया। खैर, इस रिजेक्शन के बाद तमाम साइंटिस्टों ने इस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और सैकड़ों अटेम्प्ट्स के बाद भी सभी को रिजल्ट सेम ही मिले। लाइट वेव है, यही बार बार सामने आया। इससे अल्टीमेटली लोगों का भरोसा बढ़ने लग गया और वो ये रियलाइज करने लग गए कि शायद यंग सही था। बस सिर्फ यंग की थियरी में एक ही प्रॉब्लम थी कि लाइट वेव्स ना ही पानी की तरह बहते हैं और ना ही साउंड की तरह, बल्कि उनके बहने का अपना ही एक यूनिक तरीका होता है। देखो, पहले ये धारणा थी कि जैसे साउंड वेव्स के केस में डस्ट पार्टिकल्स ऑसिलेट होकर वेव बनाते हैं और वाटर वेव वाटर मॉलिक्यूल के ऑसिलेशन से बनती है, वैसे ही लाइट के पार्टिकल्स भी वेव बनाते हैं। अब ये सच है या झूठ, इसे प्रूव करने के लिए 1961 में फिजिसिस्ट क्लॉस जॉनसन ने बस एक इलेक्ट्रॉन के साथ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इस एक्सपेरिमेंट में भी सेम ही रिजल्ट सामने आया। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी इंटरफियरेंस पैटर्न ही शो कर रहा था। बट नाउ यू टेल मी, एक सिंगल पार्टिकल इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे क्रिएट कर सकता है? और इसीलिए फ्रेंड्स, सूक्ष्म पार्टिकल के इस वियर्ड बिहेवियर की वजह से फिजिक्स का पूरा एक ब्रांच ही खड़ा हो गया, द क्वांटम मैकेनिक्स। और इसी क्वांटम मैकेनिक्स में डील करने वाले साइंटिस्टों ने रिसेंटली ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए हमेशा की तरह एक्चुअल स्पेस के डिमेंशन में स्लिट्स नहीं बनाए, बल्कि टाइम के डिमेंशन में दो स्लिट्स बनाए। और यू वोंट बिलीव, ऐसा करके उन्होंने पास्ट में ट्रैवल करने से लेकर ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करने के दरवाजे को खोल दिया। दरअसल साइंटिस्टों ने इस एक्सपेरिमेंट के लिए नॉर्मल एक्सपेरिमेंट जैसा सेटअप यूज ना करते हुए इंडियम टिन ऑक्साइड को एज अ स्लिट इस्तेमाल किया, क्योंकि आईटीओ एक ऐसा मटेरियल है जिसपे जैसे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरती है, वो ट्रांसपेरेंट से रिफ्लेक्टिव हो जाता है। इसके बाद उन्होंने दो टाइप्स के लेजर्स लिए, पंप लेजर जो आईटीओ को एनर्जी देकर आईटीओ को ट्रांसपेरेंट से रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव से ट्रांसपेरेंट और ट्रांसपेरेंट से रिफ्लेक्टिव ऐसे तेजी से कन्वर्ट करते रहेगा, और दूसरा प्रोब लेजर होगा जिस पर एक्चुअल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट होगा। सो ये एक्सपेरिमेंट एग्जैक्टली होगा कैसे? वेल, इस एनिमेशन को ध्यान से देखो। यहां पर आईटीओ इनिशियली ट्रांसपेरेंट था और इसीलिए प्रोब लेजर उसके आर पार चली गई, लेकिन जैसे ही पंप लेजर की पल्स गिरी, आईटीओ रिफ्लेक्टिव हो गया और उसने प्रोब लेजर
पल्स को रिफ्लेक्ट कर दिया। इस रिफ्लेक्टेड पल्स को जब साइंटिस्टों ने डिटेक्ट किया तो साइंटिस्ट चौंक गए, क्योंकि नॉर्मल डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्पेस के डिमेंशंस में दो लाइट वेव्स ने आपस में रिकंबाइन होकर स्पेस में एक पैटर्न बनाया था, डार्क ब्राइट बैंड। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में डार्क ब्राइट बैंड के बजाय मल्टीपल कलर्स डिटेक्ट हो रहे थे। एंड नाउ एज वी ऑल नो, डिफरेंट कलर्स मींस डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, और फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है टाइम पर कि एक यूनिट टाइम में कितने लाइट वेव्स एक पॉइंट से पास हो रहे हैं। यानी अगर टेक्निकली तेजी से आईटीओ को फ्लक्चुएट किया जाए और उससे रेगुलर इंटरफेरेंस के बजाय अलग अलग कलर्स के पैटर्न्स बने, तो ये बेसिकली टाइम के डिमेंशन में डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने जैसा है। इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स के बाद साइंटिस्टों का यह कहना है कि इसका एप्लीकेशन न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग, मतलब ह्यूमन ब्रेन जैसे पावरफुल आर्टिफिशियल ब्रेन्स बनाने में किया जा सकता है, इनफैक्ट पास्ट में जाने के लिए तक। क्योंकि आज के तारीख में सिर्फ 100 क्यूबिट्स के कंप्यूटर्स बनाने में साइंटिस्टों के पसीने छूट जा रहे हैं, पर अगर यहां पे हमें सिर्फ एक अनट्रेन्ड ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करना हो तो हमें 10 बिलियन क्यूबिट्स वाले पावरफुल कंप्यूटर्स, क्वांटम कंप्यूटर्स लगेंगे, जिन्हें बनाना फिलहाल हमारे कैपेसिटी के हिसाब से नामुमकिन है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम टाइम के डिमेंशन में लाइट को मैनिपुलेट कर पाए तो आने वाले दिनों में टाइम के डिमेंशन में क्यूबिट्स को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं और उस डिमेंशन में भी डेटा स्टोर करके मे बी एक न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग पॉसिबल हो सकती है। पर इसके अलावा फ्रेंड्स, साइंटिस्टों का एक और स्पेकुलेशन है कि ये टाइम क्रिस्टल्स जैसे फिनोमेनन को भी एक्सप्लेन करने में मदद कर सकता है। अब टाइम क्रिस्टल्स क्या होता है, ये अगर आपको नहीं मालूम तो बेसिकली एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जो नोबेल प्राइज विनर फ्रैंक विल्सेक ने 2012 में दिया था। ये वही क्रिस्टल है जिसके ऊपर डॉक्टर स्ट्रेंज के टाइम स्टोन का कॉन्सेप्ट बेस्ड है, और इसीलिए कहा जाता है ऐसे क्रिस्टल्स को पैदा कर पाना यानी कि टाइम के डिमेंशन में मैनिपुलेशन करना। आई नो, थोड़ा फार फेट सा कॉन्सेप्ट है, काफी साइफाई सा, बट गूगल के क्वांटम कंप्यूटर्स के क्रिएटर्स का भी ये कहना है कि उनके कंप्यूटर्स में टाइम क्रिस्टल्स एग्जिस्ट करते हैं। इनफैक्ट उनका तो ये भी कहना है कि उन्होंने पहला वर्म होल बना लिया है। नाउ फ्रेंड्स, दिस इज माइंड ब्लोइंग, और इस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी यहां पर वीडियो बना दिया है जिसे आप पूरा देखकर अच्छे से समझ सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड यू नीड टू बी अपडेटेड, सो क्लिक ओवर हियर एंड चेक आउट दैट वीडियो। और अगर फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट फ्लाई साइंस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली ऐसे इंटरेस्टिंग और क्यूरियस वीडियोस आप कभी भी मिस ना करो। See you next time. As always, stay curious, keep learning and keep growing. Jai Hind.